हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द लेडी और द टाइगर। द लेडी और द टाइगर। इस चैप्टर का नाम ऐसे इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर के आपको ये सोचना होता है, आपको ये आंसर देना होगा कि वो वहां पे एक लेडी है या फिर एक टाइगर है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के साथ इसको छोड़ा गया है कि द लेडी की एक लेडी है, एक भद्र महिला है या फिर एक टाइगर है, एक बाघ है। तो ये जो स्टोरी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। इसका पार्ट 1 हम आज पढ़ने वाले हैं, सेकेंड पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट पार्ट में इसमें क्या बताया गया है। ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा आपको इसमें मजा आने वाला है। आपका मन करेगा कि मैं इस स्टोरी को पढ़ूं, इसको पूरा एक दिन में ही पढ़ लूं, इसके अंदर लास्ट में क्या होगा। इतना इंटरेस्ट, इतना आपको मजा इसमें आने वाला है। तो टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करते हुए अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। देखो, पार्ट 1। Long, long ago there lived a king who was cruel and very much like a savage। कि long, long ago means बहुत समय पहले there lived a king, एक राजा रहता था। who was cruel, वो बहुत ज्यादा क्रूर मतलब क्रूर था, वो बहुत ज्यादा अशिष्ट था, बुरा था। and very much like a savage, और ज्यादा वो किसके समान था। savage होता है जंगली, कि वो ज्यादातर जंगली के समान था। मतलब उसमें कोई भी दयालुता है वो उसमें नहीं थी, वो एकदम जंगली था। जैसे जानवर होते हैं ना, जंगली जानवर, उस तरीके से वो जंगली था और बहुत ज्यादा क्रूर था। He had learned some manners from his Latin neighbors, but mostly he was barbaric, loud and gruff। कि he had learned some manners, कि उसने कुछ मैनर है वो सीख रखे थे। उसने कुछ जो मतलब अच्छे मैनर की बात चल रही है, अच्छे तरीके, जो सदाचार होता है, अच्छा व्यवहार होता है, वो उसने सीखा था फ्रॉम हिज लैटिन नेबर्स। कि अपने जो लैटिन जो नेबर थे, मतलब अपने जो लैटिन पड़ोसी थे, उनसे उसने कुछ मैनर है वो सीख लिए थे। थोड़े बहुत मैनर उसने सीखे थे, बट मोस्टली, लेकिन ज्यादातर, अधिकतर वो क्या था। ही वॉज बार्बरिक, वो बार्बरिक था, वो बर्बर था। लाउड मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला, तेज बोलने वाला, बड़बोला था। एंड ग्रफ मतलब एकदम रूखे स्वभाव का था, वो कठोर था। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स। ही हैड नन ऑफ द ग्रेस मतलब उसमें बिल्कुल भी ग्रेस नहीं था, उसमें बिल्कुल भी दया नहीं थी, कोमलता नहीं थी। एंड पॉलिश ऑफ हिज नेबर्स, और न ही वो ज्यादा क्या था, अपने पड़ोसियों के समान। ऑफ हिज नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों के समान ज्यादा वो पॉलिश नहीं था, मतलब उसमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी और न ही उसमें बिल्कुल भी दया थी जैसे उसके पड़ोसी थे। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज एंड इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म। कि ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज, कि वो ज्यादा फैंसीज से, मतलब जो कल्पनाएं होती है, तो वह कल्पनाओं से भरा हुआ व्यक्ति था। ही वॉज ए मैन ऑफ ग्रेट फैंसीज मतलब वो बड़ी बड़ी कल्पनाओं को रखने वाला। एंड इवन ग्रेटर एंथुसियाज्म, और उससे भी अधिक वो एंथुसियाज्म मतलब उत्साह रखने वाला, पागलपन रखने वाला, उन्माद रखने वाला वो एक व्यक्ति था। बिकॉज ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, ही वॉज एबल टू फोर्स सम टू दीज फैंसीज इनटू रियलिटी। कि बिकॉज क्योंकि ही हैड सो मच अथॉरिटी एज ए किंग, क्योंकि राजा के रूप में, एक किंग के रूप में उसके पास में बहुत अथॉरिटी थी, बहुत ज्यादा अधिकार थे उसके पास में। क्योंकि वो राजा था तो उसके पास में बहुत ज्यादा, उसके पास में इतने अधिकार थे कि ही वॉज एबल टू फोर्स मतलब वो फोर्स करने में, बाध्य करने में एबल था। ऑफ दीज फैंसीज इनटू रियलिटी, कि वो अपनी इन फैंसीज को, अपनी उन कल्पनाओं को, ये सम ऑफ दीज फैंसीज मतलब अपने उन कुछ कल्पनाओं को वो रियलिटी में, वास्तविकता में बदलने के लिए वो फोर्स करने में एबल था, बाध्य करने में समर्थ था। मतलब इतना वो राजा के रूप में उसके पास में इतने अधिकार थे कि वो अपनी कुछ कल्पनाओं को वो रियलिटी में बदलना चाहता था। वो लोगों को बाध्य करता था कि वो मेरी जो फैंसीज है उसको रियलिटी में वो चेंज करे। और एटलीस्ट ही ट्राइड टू, और या फिर एटलीस्ट कम से कम वो ही ट्राई टू, वो प्रयास करता था, मतलब वो ऐसा करने का प्रयास है, वो कोशिश है, वो करता रहता था कि उसकी जो फैंसीज है, जो उसकी कल्पनाएं हैं, वो सारी रियलिटी में चेंज हो जाए। हिज पर्सनैलिटी वॉज नॉर्मली काम व्हेन एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। कि हिज पर्सनैलिटी, उसकी जो पर्सनैलिटी जो थी, उसका जो व्यक्तित्व था, वॉज नॉर्मली काम, वो ज्यादातर शांत था, मतलब सामान्यतः वो शांत पर्सनैलिटी उसकी थी। When everything was in order, जब प्रत्येक चीज ऑर्डर में थी, जब सब कुछ ठीक रहता, तो उसकी जो पर्सनैलिटी थी वो सामान्यतः ठीक रहती थी, शांत रहती थी। When there was a little hitch, however he was exultant and happy। कि when there was a little hitch, कि जब थोड़ी सी जब हिच मतलब समस्या भी होती, तो however यद्यपि he was exultant and happy, तो वो मतलब प्रसन्न रहता था, हैप्पी रहता था, और ज्यादा वो हैप्पी हो जाता था।
मतलब जब थोड़ी बहुत जब समस्याएं आ जाती थी, जब थोड़ी बहुत हिच हो जाती थी, तो वो एक्सल्टेड होता है, बहुत ज्यादा खुश हो जाना, एंड हैप्पी मतलब हैप्पी होता ही है, खुश होना। तो जब थोड़ी बहुत हिच हो जाती थी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, समस्या होती थी उसके राज्य में, एक छोटी सी भी समस्या जब हो जाती थी तो वो क्या हो जाता था, हैप्पी हो जाता था, खुश हो जाता था। He loved it when things went wrong because that meant that he could then correct them. तो देखो कितना पागलपन सा उसके अंदर था कि he loved it when things went wrong, कि जब थिंग्स जो होती थी, जब चीजें हैं वो रॉन्ग हो जाती थी, मतलब जब कोई चीज गलत हो जाती थी तो he loved it, वो इसको पसंद करता था। मतलब जब कोई भी समस्या आती तो वो उसको पसंद करता, बिकॉज क्योंकि that meant उसका अर्थ होता था कि he could then correct them, कि उसे अब उसको करेक्ट करना था, मतलब वो उस समस्या को ठीक कर सकता था, ऐसा उसको लगता था। तो वो चाहता था कि समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो, चीजें गलत हो, जिससे वो उन सब चीजों को करेक्ट कर सके, ये उसके अंदर फैंसीज थी। He loved to make the crooked straight, to crush down the uneven places in life, कि he loved to make the crooked straight, कि जो क्रूड मतलब जो टेढ़ी मेढ़ी जो चीज होती थी उनको स्ट्रेट करना वो पसंद करता था, उसको सीधा करना वो पसंद करता था। टू क्रश डाउन द अनइवन प्लेसेस इन लाइफ, और अपने जीवन में जो अनइवन जो प्लेसेस थे, मतलब जो असमान जो जगह थी, उनको वो क्रश डाउन मतलब उनको वो रोन देता था, उनको रोन देना, उनको कुचल देना उसको पसंद था, उसको वो लव करता था। तो वो टेढ़ी मेढ़ी चीजों को सीधा करना और उसके जीवन में जो अनइवन जो स्थान थे, जो असमान जो जगह थी, उनको वो कुचलना उसको पसंद था। वो ऐसा चाहता था कि उन सब चीजों को मैं सही कर दूं। तो देखो, ही डिसाइडेड दैट देयर शुड बी ए वे टू एड कल्चर टू द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट। हिज सब्जेक्ट मतलब उसके जो प्रजा थी, सब्जेक्ट है वो प्रजा के लिए आया है, कि ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, उसने डिसाइड किया दैट कि देयर शुड बी ए वे, कि एक तरीका होना चाहिए, टू एड कल्चर मतलब संस्कृति को ऐड करने के लिए, टू द लाइफ ऑफ हिज सब्जेक्ट, कि अपनी जो सब्जेक्ट्स है, अपनी जो प्रजा है, उनके जीवन में संस्कृति को, कल्चर को ऐड करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। हिज मेथड वॉज द पब्लिक एरिना, और उसका मेथड, उसका तरीका क्या था, एक पब्लिक एरिना। एरिना मतलब एक जो क्रीड़ांगन होता है, या फिर एक जो मतलब रंगस्थली जिसको बोलते हैं, या फिर जहां पे मतलब ऐसे हाथापाई होती है, मतलब जैसे लड़ाई करवाई जाती है, पब्लिक यानी सार्वजनिक। तो हिज मेथड वॉज द पब्लिक एरिना, उसका जो तरीका है वो सार्वजनिक एक क्रीड़ांगन था। देयर ह्यूमंस एंड बीस्ट परफॉर्म बिफोर ऑडियंसेस, कि देर वहां पे क्या होता था कि ह्यूमंस एंड बीस्ट, कि मानव और जो बीस्ट यानी जो जानवर थे, वो परफॉर्म बिफोर ऑडियंसेस, कि ऑडियंस के सामने, मतलब जो दर्शक थे उन दर्शकों के सामने मनुष्यों को और जानवरों को परफॉर्म करना होता था, प्रस्तुति देनी होती थी। बट हिज फैंसीज asserted themselves here, बट लेकिन उसकी जो फैंसीज थी, उसकी जो कल्पनाएं थी, वो क्या थी, asserted themselves here, वो यहाँ पे उसको क्या कर देते थे, उस पे ये हावी हो जाती थी, उस पे वो मतलब अपनी जो इच्छा है वो मनमाने ढंग से उसके ऊपर डाल देते थे। बट हिज फैंसीज asserted themselves here, लेकिन यहाँ पे उसकी जो फैंसीज थी वो उनको दबा देती थी, उनके ऊपर हावी हो जाती थी। The arena that he built was not for the honor and glory of gladiators, कि the arena, जो एरिना था, जो क्रीड़ांगन था, that he built, जो उसने बनवाया था, was not for the honor and glory of gladiator, जो ग्लेडिएटर मतलब जो लड़ाकी जहाँ उस एरिना के अंदर होते थे, मतलब जो लड़ने वाले जो लोग होते थे, उनकी ग्लोरी के लिए, उनकी महिमा के लिए या उनके सम्मान के लिए उस एरिना का निर्माण है वो नहीं किया गया था। It was not for beasts to fight each other to the finish, कि it was not for beast, कि ये beast के लिए मतलब उन पशुओं के लिए नहीं होता था, to fight each other, एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, to the finish मतलब अंत तक, कि वह पशुओं के अंत तक एक दूसरे से लड़ने के लिए नहीं होता था। जो एरिना की बात हो रही है, वो एरिना न तो इसलिए था कि पशु वो एक दूसरे के साथ में अंत तक लड़ते रहे, और न ही वो जो लड़ाके होते थे उनके सम्मान के लिए, उनकी ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए उस एरिना का निर्माण किया गया था, बल्कि किस लिए बनाया गया था, इट वॉज नॉट इवन फॉर थ्रोइंग रिलीजियस हेरेटिक्स टू द लॉयंस, कि इट वॉज नॉट इवन, कि यह जो है वो नहीं था किसके लिए, थ्रोइंग यानी फेंकना, रिलीजियस हेरेटिक्स मतलब जो अधर्मी लोग जो होते थे, धर्म को जो मानने वाले नहीं होते थे। तो ये जो क्रीड़ांगन था, एरिना था, वो शेरों के सामने
अधर्मी लोगों को फेंकने के लिए भी नहीं था। It was, he believed, for the purpose of widening and developing the mental energies of his people. कि it was, ये था, ये किस लिए था? He believed, उसका विश्वास था, वो मानता था कि it was for the purpose, कि है उस उद्देश्य के लिए है, of widening and developing the mental energies of his people, कि अपने जो लोग हैं, अपनी जो प्रजा है, उनकी मेंटल एनर्जी, उनकी जो मानसिक ऊर्जा है, वो उसके विकास के लिए, उसको डेवलप करने के लिए और उसको वाइडनिंग मतलब उसका विस्तार करने के उद्देश्य से उस एरिना का निर्माण है वो किया गया था, ऐसा वो मानता था। वो राजा है, वो खुद मानता था कि उसकी प्रजा की मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा के विकास के लिए और उसके विस्तार के उद्देश्य से इसका निर्माण है वो किया गया था। ये एरिना उसके लिए था। इट वॉज ए वास्ट एम्फीथिएटर विद एनसर्कलिंग गैलरीज, मिस्टीरियस वॉल्स एंड अनसीन पैसेजेस। कि इट वॉज ए वास्ट एम्फी थिएटर, की ये एक वेस्ट मतलब एक विशाल, एक बहुत बड़ा एम्फी थिएटर था, एक विशाल है वो रंग मंडल था, विद एनसर्कलिंग गैलरीज, एनसर्कलिंग मतलब एकदम गोलाकार घेरती हुई, जिसमें गैलरी थी, मिस्टीरियस वॉल जिसमें रहस्यमय तय खाने थे, एंड अनसीन पैसेजेस और दिखाई न देने वाले पैसेजेस यानी गलियारे थे। तो ये एक विशाल रंगमंडल मतलब जो होता है एम्फी थिएटर मतलब जैसे एरिना है, तो एक विशाल रंगमंडल था जिसके अंदर एकदम एनसर्कल मतलब घेरती हुई, जिसमें गैलरी थी एकदम रहस्य से पूर्ण, जिसमें वोल्ट यानी तहखाने थे और दिखाई न देने वाले पैसेजेस यानी गलियारे थे। इट वॉज टू बी ए मीन फॉर पोएटिक जस्टिस। इट वॉज टू बी ए मीन्स कि एक साधन था, किस प्रकार का? पोएटिक जस्टिस, कि काव्यात्मक, पोएटिक यानी काव्यात्मक जो जस्टिस है, न्याय है, तो काव्यात्मक न्याय है वो दर्शाने का एक साधन था, मीन था, मीन्स मतलब साधन होना। तो वो सिर्फ क्या था? एक काव्यात्मक न्याय दिखाने का एक साधन था। इट वॉज टू बी ए प्लेस वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड और वर्च्यूज अवार्डेड बाय ऑल चांस। तो इट वॉज टू बी ए प्लेस कि यह एक स्थान था, वेयर क्राइम वॉज पनिश्ड, जहां पे क्राइम को मतलब जो अपराध होते थे उनको पनिश किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था, और वर्च्यू रिवार्डेड, और जहां पे वर्च्यू मतलब जो अच्छाई होती थी उसको रिवॉर्ड दिया जाता था, उसको पुरस्कृत किया जाता था। ऑल बाय चांस, और ये सारी चीज क्या होती थी? बाय चांस होती थी, उनके भाग्य पे डिपेंड ये करती थी, उनके लक पे डिपेंड ये चीज है वो करती थी। तो इसके बाद में देखो, व्हेन द किंग वाज इंटरेस्टेड इन पीपल एंड देयर क्राइम्स ही वुड डिक्टेट दैट देयर फेट शुड बी डिसाइडेड इन द एरिना। कि व्हेन द किंग वाज इंटरेस्टेड इन पीपल एंड देयर क्राइम, कि जब राजा लोगों में इंटरेस्ट लेता था, जब राजा लोगों में और उनके जो क्राइम होते थे, अपराध होते थे, जब उनमें वो इंटरेस्ट लेता था, रुचि रखता था, तो ही वुड डिक्टेट, तो वो आदेश करता था, वो यह डिक्टेट मतलब ऐसे आदेश देना, एक तरीके से ऑर्डर देना, वो ये निर्देश देता था, आदेश देता था, दैट की देयर फेट शुड बी डिसाइडेड इन द एरिना, कि उनका जो भाग्य है वो उस एरिना में डिसाइड किया जाएगा, उस क्रीडांगन में डिसाइड किया जाएगा, वहां पे उसका भाग्य है वो निश्चित होगा। द किंग न्यू नो ट्रेडिशन फ्रॉम अदर किंगडम, कि जो राजा था वो दूसरे राज्यों के कोई भी ट्रेडिशन को नहीं जानता था, दूसरे राज्यों की परंपराओं को वो नहीं जानता था। हिज ओनली एलिजेंस वॉज टू हिमसेल्फ एंड हिज ओन फैंसीज। हिज ओनली एलिजेंस, कि उसकी जो खुद का जो एलिजेंस मतलब जो विश्वास था वो अपने अंदर ही था, मतलब उसका विश्वास है वो अपने खुद के अंदर, और अपनी जो फैंसीज थी, जो कल्पनाएं थी, उनके प्रति उसकी एलिजेंस थी, उसका विश्वास था। दिस फैंसी द चांस फेट डिसीजन इन द एरिना, कि दिस फैंसी, ये जो फैंसी थी, ये जो कल्पनाएं थी, द चांस फेट डिसीजन इन द एरिना, कि जो चांस फेट मतलब जो मौका मिलता था, जो भाग्य होता था, संयोग भाग्य का जो डिसीजन था इन द एरिना, क्रीडांगन के अंदर, कि क्रीडांगन में जो संयोगवश जो भाग्य का निर्णय होता था, केम अबाउट, वो केम अबाउट मतलब ऐसे घटित हुआ, अबाउट बिकॉज ऑफ हिज रोमांटिक येट बार्बरिक आइडियलिज्म, कि उसके रोमांटिक मतलब रोमांच से भरी हुई, लेकिन जो बार्बरिक मतलब जो बर्बरता से परिपूर्ण जो आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद है, उसके कारण ये एरिना में जो संयोग भाग्य का जो डिसीजन लेना था, जो निर्णय था, वो घटनाएं हैं वो घटित हुई। मतलब ये दिमाग में क्यों आया? क्योंकि वो रोमांचकारी लेकिन बार्बरिक आइडियलिज्म वो रखता था, उसकी बर्बरता की वजह से ये सारी चीज है वो आई। When all the people had gathered in the galleries and the king was seated on his throne high up on one side of the arena, he would give a signal. देखो, when all the people had gathered in the galleries,
कि जब गैलरी में सभी लोग गैदर हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे, जब सभी लोग उन गैलरी में एकत्रित हो जाते थे, द किंग वॉज सीटेड ऑन हिज थ्रोन हाई अप ऑन वन साइड ऑफ द एरिना, और एरिना के एक साइड पे, मतलब एरिना के अंदर एक साइड पर हाई अप यानी ऊंचाई पे जब राजा अपने थ्रोन पे, अपने सिंहासन पे जब बैठा होता था, सीटेड मतलब बैठा होता था, अपनी सीट लिए रखता था, तो ही वुड गिव ए सिग्नल, तो वो एक सिग्नल देता था, एक इशारा करता था, ए डोर बीनीथ हिम, कि उसके नीचे एक दरवाजा है, वो ए डोर यानी एक दरवाजा जो उसके नीचे, बीनीथ हिम यानी उसके नीचे था, वुड ओपन वो खुलता, एंड द एक्यूज्ड पर्सन, और जो एक्यूज्ड पर्सन होता था, वुड स्टेप आउट इनटू द एम्फी थिएटर, तो जो एक्यूज्ड पर्सन मतलब जो दोषी व्यक्ति जो होता था, आरोपी व्यक्ति था, वो स्टेप आउट इनटू द एम्फी थिएटर, वो उस एम्फी थिएटर के अंदर मतलब जो रंगमंडल था उसके अंदर वो अपने जो कदम है वो बढ़ाता था, उसके अंदर वो प्रवेश करता था। डायरेक्टली अपोजिट द अक्यूज्ड देयर वर टू डोर्स एग्जैक्टली अलाइक एंड साइड बाय साइड, कि डायरेक्टली अपोजिट द अक्यूज्ड, कि उस अक्यूज्ड के, उस आरोपी के एकदम से अपोजिट मतलब उसके ठीक सामने, देयर वर टू डोर्स, कि वहां पे दो डोर होते थे, दो दरवाजे होते थे, एग्जैक्टली अलाइक कि एकदम पूर्णतः एक जैसे, एंड साइड बाय साइड मतलब अगल बगल में एकदम एक जैसे दो दरवाजे हैं, वो अक्यूज के सामने होते थे, उस आरोपी व्यक्ति के सामने होते थे। द पर्सन ऑन ट्रायल हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स एंड ओपन वन ऑफ देम, कि द पर्सन ऑन ट्रायल, कि जो ट्रायल करने वाला मतलब जो अपराधी व्यक्ति होता था, हैड टू वॉक ओवर टू दीज डोर्स, इस डोर की तरफ, दरवाजे की तरफ उनको चलना पड़ता था, एंड ओपन वन ऑफ देम, और उनमें से एक दरवाजे को खोलना पड़ता था। तो जो आरोपी व्यक्ति होता था उसको दरवाजे के सामने जाना होता था और एक दरवाजे को उन्हें खोलना पड़ता था। ही कुड ओपन विच एवर डोर ही वॉन्टेड, कि ही कुड ओपन वह खोल सकता था, विच एवर डोर किसी भी दरवाजे को, ही वॉन्टेड कि जिस भी दरवाजे को वो चाहता था उसको वो खोल सकता था, मतलब उन दोनों में से जो भी दरवाजा उसको ठीक लगता था उसको वो खोल सकता था। ही वॉज सब्जेक्ट टू नो प्रेशर फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, कि ही वॉज सब्जेक्ट मतलब वो एक ऐसा व्यक्ति होता था, टू नो प्रेशर मतलब जिसपे कोई दबाव नहीं होता था, फ्रॉम द किंग और हिज कोर्ट, उसके किंग का मतलब उस पर राजा का या उसके कोर्ट मतलब उसके दरबार का कोई भी प्रेशर है उस व्यक्ति के ऊपर नहीं होता था। द ओनली इन्फ्लुएंस वॉज दैट ऑफ फेट और लक, द ओनली इन्फ्लुएंस कि केवल प्रभाव होता था, वॉज दैट वो किसका, फेट का या फिर लक का, कि प्रभाव केवल भाग्य का या फिर लक का होता था, उसकी किस्मत कैसी होती थी उसके ऊपर ये डिपेंड करता था। कैसे किस्मत पे डिपेंड करता था, देखो, इफ द एक्यूज्ड ओपन वन डोर ए हंग्री टाइगर केम आउट, कि इफ द एक्यूज्ड कि यदि जो एक्यूज्ड जो अपराधी होता था ओपन वन डोर कि एक दरवाजा जब वो खोलता था तो ए हंग्री टाइगर केम आउट, तो एक भूखा बाघ है वो, हंग्री टाइगर है वो, केम आउट वो बाहर निकलता। It was the fairest and most cruel that could be found, and it immediately jumped on him and tore him to pieces as a punishment for his guilt. कि it was the fairest मतलब वो एकदम फेरेस्ट होता था, एकदम खूंखार होता था, जंगली होता था, and most cruel और सबसे अधिक सर्वाधिक वो क्रूएल होता था, निर्दयी होता था, that could be found जिसको पाया जाता था, मतलब एकदम से जंगली, खूंखार और सबसे क्रूएल बाघ को लाया जाता था। एंड इट इमीडिएटली जम्प ऑन हिम और वो तुरंत ही उसके ऊपर जंप करता, उसके ऊपर कूदता, एंड टोर हिम टू पीसेज और उसको टुकड़ों में फाड़ देता, टोर मतलब फाड़ देना, पीसेज यानी टुकड़ों में फाड़ देता, एज ए पनिशमेंट फॉर हिज गिल्ट कि उसके गिल्ट उसके अपराध के पनिशमेंट के रूप में उसको टुकड़े में फाड़ देता। जब दरवाजा खोलता, जब भूखा बाघ निकलता तो वो तुरंत ही उसके ऊपर झपटता और उसको टुकड़ों में फाड़ देता उसके अपराध के एक पनिशमेंट के रूप में। When the fate of the criminal was thus decided, said iron bells were rung and great bells went up from the hired mourners who were posted outside the arena. कि when the fate of the criminal was thus decided, कि जब एक अपराधी का फेट भाग्य, कि जब एक अपराधी का भाग्य इस प्रकार से डिसाइड होता, इस प्रकार से निश्चित होता, said iron bells were rung, तो दुखी जो आयरन बेल थी, जो दुख से भरी हुई जैसे जो लोहे की जो बेल थी वो रंग मतलब बजाई जाती थी, मतलब सैड टून अलग होती है, हैप्पीनेस के टाइम में, खुशी के टाइम में बजाने वाली टोन है वो अलग होती है, तो सैड आयरन बेल है वो बजाई जाती। एंड ग्रेट वेल्स और बहुत अधिक जो वेल यानी जो विलाप है वो किया जाता फ्रॉम द हायर्ड मोर्नर्स,
कि जो हायर, जो किराए पे लाए गए जो विलाप करने वाले जो लोग होते थे वो विलाप करते, बहुत अधिक विलाप करते, रोते। हु वर पोस्टेड आउटसाइड द एरिना, जो कि उस एरिना के, उस क्रीड़ांगन के बाहर खड़े होते थे। मतलब अगर इस प्रकार से अगर वो टाइगर निकल के आता और वो अगर उसको मार देता तो कुछ जो विलाप करने वाले लोग हैं वो हायर किए हुए होते थे, वो विलाप करने लग जाते, सैड आयरन बेल है वो बजने लग जाती थी। द ऑडियंस वेंट होम विद bowed head and doleful hearts, said that one so young and fair or so old or respected should have merited such a fate। कि the audience went home with bowed head, और जो ऑडियंस होती थी, जो दर्शक जो होते थे, वो सर को झुकाए हुए घर चले जाते हैं। डोलफुल हर्ट, और दुखी हृदय के साथ में वो सर झुकाए हुए वो घर चले जाते। सैड दैट, और वो दुखी होते थे, उदास होते थे कि वन सो यंग एंड फेयर, कि एक इतना सुंदर और एक इतना युवक या फिर एक इतना बूढ़ा और रेस्पेक्टेड यानी सम्मानित व्यक्ति है, वो शुड हैव मेरिटेड सच ए फेट, कि वो इस प्रकार के फेट, इस प्रकार से दुर्भाग्य से वो प्राप्त हुआ होता था। तो मतलब उसको या तो वो कोई यंग या फेयर व्यक्ति होता था या फिर कोई ओल्ड या रिस्पेक्टेड व्यक्ति होता था, तो वो उदास होते थे कि इतना सुंदर, इतना युवा या फिर इतना बूढ़ा और सम्मानित व्यक्ति है वो इस प्रकार के भाग्य को प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से वो दुखी होकर के घर चले जाते अगर टाइगर निकलता तो, क्योंकि 2 दरवाजे होते थे, एक में से टाइगर आता। अब देखो सेकंड डोर में से क्या होता। इफ ही ओपन द अदर डोर ए लेडी केम आउट, कि इफ ही ओपन द अदर डोर, यदि वो दूसरा दरवाजा खोलता तो ए लेडी केम आउट, एक लेडी, एक महिला है वो बाहर निकलती। द किंग ऑलवेज चोज द लेडीज हिमसेल्फ, और जो राजा है वो खुद, राजा है वो हमेशा मतलब चोज द लेडीज हिमसेल्फ, खुद ही लेडी को चुनता था, खुद ही महिलाएं है वो चुनता था हमेशा राजा। ही मेड श्योर दैट ईच वॉज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज्ड एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल। ही मेड श्योर, कि वो श्योर होता था, वो सुनिश्चित करता था कि ईच वॉज ऑफ द सेम एज एंड स्टेशन एज द एक्यूज्ड, कि वो जो महिलाएं होती थी वो प्रत्येक उस आरोपी के सेम स्टेटस की, सामाजिक स्तर की होनी चाहिए और सेम उसकी एज होनी चाहिए। एंड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल, और वो सुंदर भी होती थी। मतलब वो राजा है वो खुद सुनिश्चित करता था कि जो एक्यूज होता था, यदि वो बड़ी उम्र का होता था तो वो लेडी है वो ऐसी ही चुनता था जो उस एक्यूज के, उस अपराधी के समान स्तर की हो और समान उसकी एज हो और वो सुंदर भी हो, ऐसा वो राजा है वो खुद डिसाइड करता था। द रूल वॉज दैट द एक्यूज वॉज टू मैरी हर इमीडिएटली। द रूल वॉज दैट, और जो रूल, जो नियम है वो यह था कि जो एक्यूज्ड होता था, जो आरोपी होता था, उसे तुरंत ही उससे शादी करनी होती थी, उससे विवाह करना पड़ता था। इट डिडंट मैटर इफ ही वर ऑलरेडी मैरिड एंड हैड ए फैमिली। इट डिडंट मैटर, इससे कोई मैटर नहीं होता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पहले से ही मैरिड था और उसकी कोई फैमिली थी, उसका कोई परिवार है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। द लेडी वॉज ए साइन ऑफ हिज इनोसेंस, सो इफ द एक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर दैट अदर ऑफ हिज इनोसेंस, की जो लेडी थी, जो महिला थी, वो उसकी इनोसेंस की, उसकी निर्दोष होने का एक चिन्ह होती थी। इसलिए इफ द एक्यूज ऑलरेडी लव्ड अनदर, कि यदि जो आरोपी है वो पहले से यदि दूसरे से वो लव करता था, मतलब जो एक्यूज्ड होता था, जो अपराधी व्यक्ति यदि पहले से ही किसी और से प्रेम करता था, तो दैट अदर वॉज टू बी फॉरगॉटन, तो दूसरे को क्या करना पड़ता था, उसको भुला देना होता था। फॉरगॉटन मतलब भुला देना। तो इससे वो कोई फर्क नहीं पड़ता था, अगर उसकी मैरिज पहले से हो चुकी है, अगर उसका परिवार है तो भी उसको शादी करनी होती थी। और ये जो महिला आती थी वो उसके निर्दोष होने का साइन होता था, इसलिए उस अपराधी को यदि वो किसी और से प्रेम करता था पहले ही, तो उसे भुला देना होता था। इट वॉज द किंग्स वे, और ये एक उस राजा का क्या था, तरीका था। इट वॉज द किंग्स वे, ये उस राजा का तरीका था। ही अलाउड नथिंग टू इंटरफेयर विद हिज डिजाइन। ही अलाउड नथिंग, वो किसी भी चीज को अलाउ नहीं करता था, अनुमति नहीं देता था, टू इंटरफेयर, हस्तक्षेप करने का, विद हिज डिजाइन, कि अपनी ये जो डिसाइड की गई जो चीज थी, जो डिजाइन थी, मतलब अपनी जो ये व्यवस्था थी, उसमें इंटरफेयर करने के लिए वो किसी को अनुमति नहीं देता था, हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देता था। Indeed, immediately after the lady appeared, another door beneath the king opened and out came priests, musicians, singers and a troupe of dancers. कि indeed वास्तव में तो immediately after the lady appeared, कि उस महिला के अपीयर होने के तुरंत बाद में ही another door beneath the king, उस राजा के नीचे का दूसरा दरवाजा है वो ओपन खुलता। एंड आउट केम प्रीस्ट, और पुजारी थे, पुजारी जो म्यूजिशियन यानी संगीतज्ञ, गायक और एक डांस करने वालों का एक समूह है वो केम आउट, वो बाहर आता। मतलब जैसे ही महिला आ जाती थी तो
दूसरा दरवाजा खुलता उसके राजा के नीचे जो स्थित था, और उसमें से पुजारी, संगीतकार, गायक, संगीतज्ञ, गीतकार और जो डांसर थे उनका समूह है वो बाहर आता था। इन ए प्रोसेशन दे ऑल चेयरफुली मार्च एंड sang फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरिना। इन ए प्रोसेशन, और उस प्रोसेशन के रूप में, एक जुलूस के रूप में, दे ऑल चेयरफुली मार्च, वो खुशी के साथ में मार्च यानी आगे बढ़ते, एंड sang, और वो गाते फॉर द कपल स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द एरिना, कि उस एरिना के क्रीड़ांगन के बीच में खड़े उस कपल के लिए वो गाना गाते, उस जोड़े के लिए वो गाना गाते हुए उनको बधाई देते, उसके लिए वो गाते। द बेल रंग, द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल एंड द इनोसेंट मैन preceded by children strewing flowers in the couple's path led his new bride to his home। कि द बेल रंग, जो बेल होती थी, जो घंटियां होती थी वो बजती थी। द ऑडियंस शाउटेड इट्स अप्रूवल, और इसके अप्रूवल देते हुए, इसका अनुमोदन करते हुए जो ऑडियंस होती थी, जो दर्शक होते थे वो चिल्लाते, मतलब इसका चिल्लाकर के तेज आवाज में अपना अनुमोदन देते। एंड द इनोसेंट मैन, और जो निर्दोष व्यक्ति था, प्रोसीडेड बाय चिल्ड्रन, कि आगे आते हुए जो बच्चे होते थे, स्ट्रीइंग फ्लावर्स इन द कपल्स पाथ, कि उस कपल, उस जोड़े के रस्ते के आगे फूल बिखेरते हुए, फूल मतलब आगे स्ट्रू मतलब फैलाते हुए, फेंके गए जो फूल होते थे उनके ऊपर, जो कपल के रास्ते में फेंके गए फूलों के ऊपर बच्चे हैं वो आगे बढ़ते थे। मतलब जो बच्चे हैं वो उनका आगे चल करके उन जो कपल था, जो जोड़ा था, वर वधू थे, उनके रास्ते के ऊपर वो फेंके गए हुए फूलों के ऊपर जो कपल था वो लेड हिज न्यू ब्राइड टू हिज होम, वो उस नई ब्राइड को, न्यू दुल्हन को अपने घर की ओर वो लेके जाता। तो जो आगे बच्चे हैं वो चल करके आगे उसके रास्ते, उस कपल के रास्ते में फूल फेंकते थे, और उन फूलों के ऊपर से चल करके वो अपनी नई दुल्हन को घर लेके जाता था, और ये उसका रिवार्ड होता था। दिस वॉज द किंग्स सेमी बार्बरिक मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, कि दिस वॉज द किंग सेमी बार्बरिक मेथड, कि ये राजा का सेमी बार्बरिक मतलब अर्ध बर्बर तरीका था, ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग जस्टिस, कि न्याय देने का। तो न्याय देने का ये जो एडमिनिस्ट्रिंग होता है, न्याय प्रदान करना, कोई चीज देना, तो जस्टिस यानी न्याय होता है। तो न्याय प्रदान करने का ये राजा का एक अर्ध बर्बर तरीका है, वो था राजा का। एंड इट्स फेयरनेस इज ऑब्वियस, और इसकी जो फेयरनेस मतलब इसकी जो निष्पक्षता थी वो एकदम ऑब्वियस थी, स्पष्ट थी। द क्रिमिनल कुड नॉट नो विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड। द क्रिमिनल, और जो क्रिमिनल जो होता था, जो अपराधी होता था, वो नहीं जान सकता था कि विच डोर द लेडी वॉज बिहाइंड, कि किस दरवाजे के पीछे, किस डोर के पीछे है वो लेडी थी, ऐसा उसको पता नहीं चलता था अपराधी को। He opened whichever door he wanted to without knowing whether in the next instant he was to be eaten or married। कि he opened whichever door, कि वो किसी भी दरवाजे को खोलता, he wanted to without knowing, कि वो बिना यह जाने हुए ही, मतलब उसको पता नहीं होता था कि अगले क्षण उसके साथ क्या हो जाएगा, कि whether in the next instant he was to be eaten or married, कि अगले ही क्षण, बिना ये जाने हुए, कि विदाउट नोइंग, बिना ये जाने हुए कि अगले क्षण उसको खाया जाएगा या उसकी मैरिड होगी, वो किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। जिस दरवाजे को वो चाहता था वो किसी भी दरवाजे को खोल सकता था। ऑन सम ओकेजन द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर एंड ऑन अदर ओकेजन इट केम आउट ऑफ द अदर। कि ऑन सम ओकेजन, कि कुछ ओकेजन पे, कुछ अवसरों पे, द टाइगर केम आउट ऑफ वन डोर, कि जो टाइगर होता था, कि कुछ अवसरों पे टाइगर है वो एक दरवाजे से आता, और दूसरे ओकेजन पे, दूसरे अवसरों पे टाइगर है वो दूसरे दरवाजे से आता। मतलब कोई एक दरवाजा फिक्स नहीं था कि इसके पीछे ही टाइगर है। इन दिस सिस्टम देयर वॉज इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस। कि इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम के अंदर, इस प्रणाली के अंदर, इस कार्य के अंदर इंस्टेंट पनिशमेंट फॉर गिल्ट, कि अपराध के लिए तुरंत ही पनिशमेंट होती थी। मतलब अगर कोई अपराध होता था तो उस अपराध के लिए उसी टाइम उसको पनिशमेंट मिलती थी, उसको सजा दी जाती थी। एंड इंस्टेंट रिवार्ड फॉर इनोसेंस, और इनोसेंस के लिए मतलब निर्दोषता के लिए उसको तुरंत ही रिवॉर्ड दिया जाता था, इनाम की व्यवस्था होती थी। मतलब अगर वो दोषी है तो उसको टाइगर के द्वारा तुरंत ही खा लिया जाता, और अगर वो इनोसेंस है तो उसको उसी टाइम उसकी मैरिज हो जाती सेम रैंक की एक लेडी के साथ में। वेदर द अक्यूज वांटेड द रिवार्ड, कि चाहे जो एक्यूज है, जो अपराधी है, चाहे उसको रिवार्ड चाहिए हो, मतलब वो इनाम को चाहता हो, चाहे उसको इनाम की इच्छा हो,
या फिर उसको न इच्छा हो। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम द जजमेंट ऑफ द किंग एरिना, कि वहां पे उस राजा के एरिना के उस न्याय से बचने का कोई तरीका नहीं होता था, कि उस राजा के क्रीड़ांगन में जो जजमेंट होता था, देयर वॉज नो एस्केप, उससे बचा नहीं जा सकता था, उससे बचने का कोई तरीका नहीं होता था। मतलब चाहे उसकी इच्छा हो या नहीं हो, उसे वो रिवार्ड तो लेना होता था, और उस दंड से, उस जस्टिस से, उस न्याय से बचने का कोई भी तरीका है वो वहां पे नहीं होता था। द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, और ये जो इंस्टीट्यूशन मतलब ये जो प्रथा होती थी, ये जो मतलब जो एरिना का जो काम करता था जो राजा उस वहां पे न्याय देने का, तो द इंस्टीट्यूशन वॉज ए पॉपुलर वन, और ये इस प्रकार का जो इंस्टीट्यूशन था, जो ये संस्था थी, वो एक प्रसिद्ध में से एक थी। मतलब बहुत ही लोकप्रिय ये रिवाज था, एक तरीके से प्रथा हो रही थी। When the people gathered together on one of the trial days, they never knew whether they were to witness a bloody slaughter or a festive wedding. कि when the people gathered together on one of the trial day, कि इस प्रकार के ट्रायल डे पे, मतलब इस प्रकार के न्याय के दिन में जब व्यक्ति वहां पे एकत्रित होते थे, when the people gathered together, कि जब साथ साथ वो एकत्र होते थे, लोग एकत्र होते थे on one of the trial day, कि इस प्रकार के किसी एक न्याय के दिन जब वहां पे लोग एकत्रित होते थे, साथ साथ इकट्ठे होते थे, दे नेवर न्यू, वे नहीं जानते थे, वे कभी नहीं जानते थे कि वेदर दे वर टू विटनेस ए ब्लडी स्लॉटर, कि क्या वो एक ब्लडी स्लॉटर के एक मतलब खून से भरे हुए उस हत्या के वो विटनेस बनेंगे, या फिर एक फेस्टिव वेडिंग के, एक उल्लास से पूर्ण एक वेडिंग के, उस विवाह के वो विटनेस होंगे, ऐसा वो नहीं जानते थे। This element of uncertainty usually made the occasion more interesting than it would have been otherwise. कि this element of uncertainty, कि अनिश्चितता का ये जो एलिमेंट था, वो usually made the occasion more interesting, कि वो प्राय इस ओकेजन को और अधिक इंटरेस्टिंग बना देता था। अनिश्चितता का ये तत्व प्राय इस अवसर को और अधिक इंटरेस्टिंग बना देता था, और अधिक मनोरंजक, इसको रुचिकर बना देता था, than it would have been otherwise, जैसा कि किसी अन्य काम में नहीं होता था, किसी अन्य अवसर के ऊपर ऐसा रुचिकर नहीं बनता था, जितना कि ये जो ये प्रथा थी, जो ये इंस्टीट्यूशन था, जो अनसर्टेनिटी के कारण बनता था। द पीपल वर एंटरटेन एंड नो वन डाउटेड दैट जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड, कि द पीपल वर एंटरटेन, के जो लोग होते थे वो एंटरटेन होते थे, लोगों का मनोरंजन होता था, एंड नो वन डाउटेड, और कोई भी संदेह नहीं करता था, दैट जस्टिस वॉज बीइंग सर्व्ड, कि जिस प्रकार से न्याय है वो सर्व किया जा रहा है, जिस प्रकार से न्याय दिया जा रहा है उस पर कोई भी डाउट नहीं करता था। ऑल बिलीव्ड दैट द अक्यूज्ड हैड हिज फेट इन हिज अर्न हैंड्स, कि ऑल बिलीव्ड, सभी बिलीव करते थे, सभी विश्वास करते थे कि अक्यूज्ड हैड हिज फेट, कि जो अक्यूज्ड है, अपराधी का जो फेट है, भाग्य है, वो खुद के हाथ में होता था, उस खुद के हाथ में ही है, ऐसा वो सभी लोग है वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर का पार्ट 1 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बड़ी शानदार स्टोरी है वो होने वाली है, यहाँ पे बहुत मजा आपको नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो आपको बताना है कि जो 2 दरवाजे होते थे उनमें एक तो है वो पनिशमेंट के लिए होता था, एक रिवार्ड के लिए होता था। तो रिवार्ड के रूप में क्या होता था, ये आपको क्वेश्चन का आंसर देके बताना है कमेंट बॉक्स में, कि रिवार्ड के रूप में राजा ने क्या डिसाइड किया हुआ था। बस छोटा सा एक क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसका जो बेल आइकन है आप उसको प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।